हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर, हमारा फर्स्ट चल रहा है, दैट इज इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 12 है। 11 लेक्चर्स के अंदर अभी तक हमने बहुत कुछ किया, लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट इस चैप्टर के एंड में रह जाता है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। यानी कि जो अब हम करेंगे उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन या छोटे मोटे एमसीक्यूज या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस कई बार होते हैं और आते भी हैं। तो इसमें आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं बोनस शेयर्स। अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो बोनस शेयर से रिलेटेड थ्योरीज कभी भी आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका पूरा डीप में आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूंगा। आपको अच्छा लगेगा और हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा। बोनस शेयर्स पर हम डायरेक्ट जाए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसका कॉन्सेप्ट, ताकि ये बोनस शेयर वाला टॉपिक आप कभी ना भूलो। ओके जी, लेक्चर नंबर हमारा 12 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। देखो, बोनस शेयर समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई जो कंपनी होती है ना, उस कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना। ये तो हमको पता ही है, ये कंपनी है और इसके ये शेयर होल्डर्स हैं। ये शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं और कंपनी में शेयर कैपिटल लगाते हैं, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये कंपनी क्या करती है, उस पैसे से बिजनेस करती है। उस पैसे से बिजनेस करने के बाद में उस बिजनेस से जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ओके, जैसे मेरे पास एक शेयर है, मान लेते हैं कंपनी ने 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है, मेरे के पास में है 50 शेयर, तो मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, 100 रुपए। किसी के पास में 10,000 शेयर्स है, तो उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 रुपए पर शेयर है। किसी के पास 10,000 है तो 20,000 रुपए मिलेंगे। किसी के पास 1 लाख शेयर्स है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। समझ में आया। और कंपनी में तो करोड़ों शेयर्स होते हैं, तो जिसके पास जितने शेयर उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, पर शेयर डिविडेंड दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा। तो इनका पैसा है, कंपनी ने बिजनेस किया, सारे एक्सपेंसेस वगैरह लेस करने के बाद में जब पीएनएल बनाया तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया, उसने ईपीएस निकाल दिया, अर्निंग पर शेयर, और वो अर्निंग पर शेयर जो है डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये एक सिंपल सी चीज है जो एक कंपनी के अंदर होती है। बट यहां पर क्या है समझना, कंपनी क्या करती है, कई बार पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होता है ना, उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो क्या करती है, जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पार्ट रिटेन कर लेती वापस, और कुछ पार्ट जो है वो डिविडेंड के रूप में इन शेयर होल्डर्स को दे देती है। ऐसा कंपनी कर सकती है। रिटेन करने का मतलब है, जैसे कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने क्या किया, उसमें से 60 लाख रुपए अपने पास में रख लिए और 40 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया। अब अगर 40 लाख का डिविडेंड दे दिया और मान लेते हैं 1 लाख शेयर होल्डर है, तो पर शेयर 40 रुपए चले गए, लेकिन पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ अपने पास में रख लिया। क्यों रख लिया कंपनी ने अपने पास में, इसलिए रख दिया ताकि उस पैसे को वापस कंपनी में ही इन्वेस्ट किया जा सके। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हमको, जैसे मैंने बोला 40 लाख, मान लेते हैं हमको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 1 CR, ठीक है। अब कंपनी कई बार क्या कर सकती है, या तो पूरा का 1 CR जो है, 1 करोड़ पूरा का पूरा डिविडेंड दे दे, या 1 करोड़ पूरे के पूरे रिटेन कर ले। ऐसा भी हो सकता है, डिविडेंड दे ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या करें, 1 करोड़ में से मान लेते हैं 20 लाख अपने पास में रख लिए और 80 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया, या फिर 60 लाख अपने पास में रख लिए, 40 लाख का डिविडेंड दे दिया, या पूरे के पूरे 1 CR अपने पास में रख लिए, डिविडेंड दिया ही नहीं, या फिर पूरा का पूरा डिविडेंड दे दिया, कुछ भी रिटेन नहीं किया। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती। बट आप बोलोगे सर, शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, उनकी कैपिटल है, तो उनको प्रॉफिट के रूप में डिविडेंड दे दो ना, ऐसे कंपनी रिटेन क्यों करती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कंपनी सोचती है कि किसी कंपनी को फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी क्या सोचती है कि थोड़े टाइम तक शेयर होल्डर को डिविडेंड ना देकर के कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर दो, इससे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो शेयर होल्डर को ही फायदा होगा। सेकेंड चीज क्या होती है, कैश फ्लो लिक्विडिटी। कैश लिक्विडिटी की हर कंपनी ध्यान रखती है और हर कंपनी में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है अधिकतर। तो वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के बाद
करने के लिए कई बार कंपनी क्या कर लेती है, रिटेन अर्निंग कर लेती है। फॉर एग्जांपल के लिए 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगर पूरा का पूरा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो कंपनी से 1 करोड़ रुपए चले जाएगा, कैश चला जाएगा और शेयर होल्डर के अकाउंट में चला जाएगा 1 करोड़ रुपए का कैश। मान लेते हैं अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट हो तो 100 करोड़ रुपए कैश में देने पड़ेंगे। तो कंपनी चाहती है कि इतना कैश नहीं दे, क्योंकि कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, लिक्विडिटी कंपनी के पास में रहनी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब कैश होना चाहिए। बहुत सारी एसेट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन कंपनी का अगर कैश ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए कंपनी कई बार क्या करती है कि चलो ऐसा करते हैं, 40 लाख रुपए का कैश दे दो, 60 लाख रुपए रिटेन कर लेते हैं, वापस बिजनेस में ही लगा देते हैं। अब बिजनेस में लगा देते हैं तो कहां लगा देते हैं? सर बोनस शेयर करा रहे हो ना? हाँ, बोनस शेयर ही करा रहा हूं, ताकि बोनस शेयर हमेशा के लिए आपको याद हो जाए, तो उस तरीके से कराना चाहता हूं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये बैलेंस शीट होती है, आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर जो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होता है, ठीक है, आप बोलो, कमेंट कर देना अगर बैलेंस शीट नहीं आती है तो इसका मैं पूरा एक लेक्चर करा दूंगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो हमारा फर्स्ट हेड होता है शेयर होल्डर फंड, वैसे आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा होगा। शेयर होल्डर फंड के अंदर फर्स्ट नंबर होता है हमारा शेयर कैपिटल, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब ये जो रिटेन अर्निंग है, मैं रिटेन अर्निंग की बात कर रहा हूं, चाहे आप 20 लाख रुपए रिटेन कर रहे हैं, है ना, या फिर 60 कर रहे हैं, या 1 करोड़ कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, तो नहीं होगा। ये जो भी पैसा आप कंपनी अपने पास में रख रही है, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो यहां रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और प्रॉफिट हर साल होता है, हर साल डिविडेंड दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, कुछ रिटेन कर सकती है। तो हर साल मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ रिटेन होता जा रहा है, रिटेन होता जा रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और मान लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ बढ़ के जो है पिछले 10 सालों में 100 करोड़ पहुंच गया, है ना, ये रुपीज इन करोड़ है, 100 करोड़ रुपए पहुंच गए, 100 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है। और मान लेते हैं कंपनी की 2000 करोड़ की कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब 100 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है। अब धीरे धीरे ये हर साल रिटर्न करने की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। पूरा डिविडेंड नहीं दे रहे हो, थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर रहे हो, कंपनी अपने पास में रख रही है। लेकिन ये 100 करोड़ रुपए है किसके? 100 करोड़ रुपीज किसके हैं? शेयर होल्डर्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट ना करके हर साल थोड़ा 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 रख दिया, तो वो धीरे 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 एक्यूमुलेटेड होता गया, इकट्ठा होता गया, और अब होके 100 करोड़ हो गया। अब कंपनी सोच रही है यार ये शेयर होल्डर का पैसा है, उनका प्रॉफिट है, अगर 100 करोड़ रुपए का उनको पेमेंट करूं तो 100 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी चाहिए, कैश चाहिए। ऐसा काम नहीं करना। तो कंपनी ने एक दिमाग लगाया, क्या बोला? इन शेयर होल्डर्स जो है उनको बोला ऐसा करो, 100 करोड़ रुपए नहीं है हमारे पास में देने के लिए तुमको एज अ डिविडेंड, तुम 100 करोड़ के शेयर्स ले लो, लेकिन इसके बदले में कंपनी को कुछ मत दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पहले से इकट्ठा हुआ प्रॉफिट कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा। तो कंपनी क्या करती है? 100 करोड़ जो है यहां से निकाल देती है, यहां हो जाता है 0, और शेयर इशू कर देती है। जैसे ही शेयर इशू करती है 100 करोड़ रुपए के, तो कैपिटल बढ़ जाती है, और ये 100 करोड़ यहां आके 2100 करोड़ कैपिटल। तो ना पैसा आया ना पैसा गया, ओनली एक एंट्री घुमा दी, बस शेयर होल्डर्स के जो डीमेट अकाउंट है उसमें शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, इसके बदले में उनसे पैसे नहीं लिए। तो शेयर्स मिल गए, कैपिटल बढ़ गई, और यहां पर ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था ये खत्म हो गया। अब कंपनी को दो फायदे हो गए। एक तो क्या हुआ? कैपिटल बढ़ गई। एक क्या हो गया? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट खत्म हो गया। एक क्या हुआ कि शेयर्स इशू किए लेकिन उसके बदले में पैसे नहीं लिए। वरना क्या होता, अगर इसको एज ए डिविडेंड दिया जाता तो 100 करोड़ रुपए देने पड़ते, तो पैसे ना देने पड़ेंगे ना आएंगे। उनको शेयर्स दे दिए, रिजर्व खत्म हो गया। ये होता है बोनस शेयर के पीछे का लॉजिक। अब ये जो मैंने आपको समझाया है ये यहां पर लिखा हुआ है, अब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि सर आपने बोला तो बिल्कुल सही है, और आप आराम से एग्जाम में लिख पाओगे। देखो बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स आर अ मेथड, ये एक तरीका है, ध्यान से सुनना, वर्ड्स पे फोकस करना मेरे, विच अ कंपनी कैपिटलाइज इट्स एक्यूमुलेटेड रिजर्व, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो इकट्ठा हुआ प्रॉफिट पड़ा है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व जो है, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठे हुए, बहुत सालों का प्रॉफिट उसमें इकट्ठा हो गया है, उस प्रॉफिट का कंपनी क्या करती थी? कैपिटलाइजेशन कर देती है। कैपिटलाइजेशन मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया।
और शेयर होल्डर को शेयर दे दी, डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ चार्ज। अच्छा, जो शेयर्स दिए जाएंगे वो किसको दिए जाएंगे? जो पहले से मौजूद शेयर होल्डर है उनको दिए जाएंगे, नए कोई शेयर होल्डर को नहीं दिया जाएगा, पुराने शेयर होल्डर को ही फ्री में शेयर दे दिए जाते हैं, फ्री ऑफ चार्ज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बस ये 2-3 चीजें लिखनी है, एक तरीका है, एक मेथड है बोनस शेयर्स, जिसके अंदर कंपनी कैपिटलाइज कर देती है अपने रिजर्व और सरप्लस का, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। दिस प्रोसेस कन्वर्ट सरप्लस रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो रिजर्व और सरप्लस है वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, thereby expanding the company's capital base without actual cash outflow। देखो कैश का नाम आएगा, बिना किसी कैश आउटफ्लो के, वरना डिविडेंड के रूप में देते तो पैसे जाते 100 करोड़ रुपए, कैश आउटफ्लो हो जाता। कंपनी में वैसे भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है, 100 करोड़ रुपीज एकदम कैश कहां से देंगे? अगर कंपनी कैश रिच है तो अलग बात है, अधिकतर कंपनीज में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। वो आउटफ्लो भी नहीं हुआ, रिजर्व भी खत्म हो गया, शेयर्स भी इशू हो गए, ये होता है बोनस शेयर्स। अब हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखा है, मैं फटाफट से थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा देता हूँ। कुछ चीजें हैं जो आपको ये ध्यान रखनी है, एग्जाम में उसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। बोनस इशू व्हेन अ कंपनी हैज अ एक्यूमुलेटेड रिजर्व, मतलब बहुत ज्यादा रिजर्व्स हो और कंपनी उसको कैश में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती हो, तो उस, क्योंकि उसमें लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, तो वो अपने जो सरप्लस है उसका क्या कर देती है, कैपिटलाइजेशन कर देती है, फुली पेड बोनस शेयर इशू कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जैसे मान लेते हैं कंपनी ने बोला कि जिसके पास 10 शेयर है उसको एक बोनस शेयर मिलेगा, तो मेरे पास 10 शेयर है तो मुझे एक और शेयर मिल जाएगा बोनस का, तो मेरे पास 11 हो गए। आपके पास 20 शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेंगे, किसी के पास 30 है तो उसको 3 मिलेंगे, किसी के पास 100 है तो उसको 10 शेयर बोनस के मिलेंगे, उसके बाद 110 हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ रेशियो में, प्रपोर्शन में शेयर्स जो है इशू कर दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग, मौजूदा अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स। ओके जी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स। मेंबर मतलब शेयर होल्डर, जो पहले से मौजूद है उनको, नए शेयर होल्डर को नहीं दिए जाएंगे, फुली पेड होने चाहिए। जो पहले शेयर्स इशू किए हैं वो फुली पेड होने चाहिए, पार्टली पेड नहीं होने चाहिए। जैसे 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पूरे मंगा लिए हो पुराने शेयर्स, तो फिर आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। नो रिनाउंसिएशन राइट, जैसे मुझे कोई बोनस शेयर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि उस कंपनी के पहले से मेरे पास फुली पेड अप शेयर पड़े हैं, तो कंपनी मुझे बोनस दे रही है, मैं बोल रहा हूं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे उसको दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को बोनस शेयर्स मिलेंगे। कंडीशंस भी है बोनस इशू करने की, ऐसे आप इशू नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है। ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल एओए, आर्टिकल ऑफ जो एसोसिएशन है उसमें लिखा होना चाहिए कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, तभी कर सकती है। बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग से अप्रूवल होना चाहिए। दो तरह की मीटिंग होती है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसको बीओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मीटिंग होती है, बीएम बोर्ड मीटिंग। और एक होती है शेयर होल्डर्स को जो मीटिंग होती है जिसको हम एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। उस दोनों के अंदर डायरेक्टर्स भी उस हाँ भर दे कि बिल्कुल बोनस शेयर दे दो, शेयर होल्डर भी बोले भाई बोनस शेयर दे दो, सब राजी, और एओए के अंदर तो लिखा हुआ ही है। अच्छा, ये दोनों राजी होने के बाद में भी एक चीज और देखनी पड़ेगी बोनस शेयर्स इशू करने से पहले, वो क्या है? कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। कंपनी ने क्या डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए? कि कोई भी लोन वगैरह ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट है और उसके जो प्रिंसिपल अमाउंट का जो पेमेंट है उसमें किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, टाइम पे इंटरेस्ट और रीपेमेंट कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वो ड्यू नहीं होने चाहिए, उनका भी टाइम पे पेमेंट हो जाना चाहिए। एम्प्लॉइज का जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और बोनस फॉर एम्प्लॉइज जो है उसका कोई भी पिछला पेंडिंग नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जो बोनस शेयर दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि उनके पास पहले से जो शेयर्स हैं वो फुली पेड होनी चाहिए। जैसे 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पूरे आ जाए कंपनी के पास, तो फुली पेड शेयर्स हो तभी बोनस शेयर्स इशू किया जाता है। इसके अलावा कंपनी की जो भी कंप्लायंसेस है वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। कोई भी डिविडेंड वगैरह पुराना बकाया नहीं होना चाहिए, ओके, बाकी नहीं होना चाहिए। ये अगर डिफॉल्ट नहीं है, ये कंडीशंस पूरी हो जाती है, एक तो एओए, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग से अप्रूवल, और कोई भी लोन वगैरह इंटरेस्ट बाकी नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट के ड्यूज बाकी नहीं होने चाहिए, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और बोनस का पैसा बाकी नहीं होना चाहिए, कोई भी डिविडेंड बाकी नहीं होना चाहिए,
और फुली पर शेयर होने चाहिए, तो कंपनी फिर बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। कुछ एडवांटेजेस इसकी क्या है? कैपिटल बढ़ जाती है, बिल्कुल अभी बढ़ी थी, देखा 2000 से 2100 करोड़ हो गई थी। रिटेंशन ऑफ कैश, कैश नहीं देना पड़ता, तो कंपनी का पैसा बच जाता है। क्यों? नहीं तो डिविडेंड के रूप में देते तो 100 करोड़ रुपए देने पड़ते। एनहांस हो जाती है मार्केट लिक्विडिटी, पॉजिटिव सिग्नल होता है कि कंपनी अच्छा कर रही है, एक्यूरेट रिफ्लेक्शन होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। ओके, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें सेक्शन नंबर 63 हमको ये बोलता है, सेट आउट ऑफ द कंडीशन दैट मस्ट बी मीट अ कंपनी टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व एंड इशू बोनस। सेक्शन नंबर 63 ऊपर हमने पढ़ा था, उसमें जो लिखी हुई कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। रूल नंबर 14 ऑफ द कंपनीज, जो कि शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 में आए थे, वो बोलते हैं भाई बोर्ड जो अनाउंस करेगा एक बार कि बोनस शेयर इशू करने हैं, बोर्ड कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, उसमें मैंने कंपनी का पूरा बताया था, बोर्ड क्या होता है, प्रमोटर कौन होते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, किस तरीके से होता है काम, वो समझाया था। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बीओडी, वो एक बार अगर डिसीजन ले ले कि बोनस शेयर इशू करने हैं, तो फिर उसको वापस नहीं लिया जा सकता। आई होप आपको बोनस शेयर से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं ऐसे ही थ्योरेटिकल, वो करवा के ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।